Hello, how are you friends? I hope you all are well. In this video, we will discuss about the chapter name is acid, base and salt. This is the easiest chapter in your class 10th science in chemistry. तो इसमें जो बात करने वाले हैं हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर की बात करने वाले हैं, जो कि एक आसान चैप्टर है। इसमें ज़्यादा बहुत कुछ हार्ड चीज़ें नहीं है। एक बार आप याद कर लोगे तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा और आपका जो एग्जाम है उसमें भी ये अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और वो भी आसान आते हैं। इसे आप एक बार में ही आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर चैप्टर जो है एसिड, बेस एंड साल्ट को हम देखने वाले हैं और इसकी वन शॉट वीडियो कवर करने वाले हैं इसमें। और वन शॉट में क्या है, सारे के सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ऑल टॉपिक्स कवर, ऑल टॉपिक्स कवर। तो इस वीडियो में हम सारे के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इम्पोर्टेंट क्या है मैं आपको ये भी बता दूंगा कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। तो सबसे पहले हम एसिड और बेस की बात करते हैं। तो एसिड बेस क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे कि दे आर सोर इन टेस्ट, यानी एसिड वो होते हैं जो टेस्ट में कैसे होता है, सोर होते हैं। सोर का मतलब होता है खट्टा। और बेस आर बेटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच, यानी बेस कैसे होते हैं, बेटर का मतलब होता है कड़वा, तो बेस क्या होता है, टेस्ट में कड़वे होते हैं। और सोपी टू टच, और टच करने पे आपको कैसे लगेंगे, सोप के जैसे लगेंगे, जैसे हम साबुन को टच करते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, दे गिव एच आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन में क्या देते हैं, एच आयंस देते हैं। और ये जो है बेस जो है ओ एच आयंस देते हैं नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव आयंस देते हैं। और यहाँ पे एच प्लस आयंस देते हैं कौन, एसिड्स। अगली बात करें तो ये एसिड क्या करते हैं, जो लिटमस पेपर होता है ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसका अपोजिट यहाँ पे देखिए, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, यानी रेड से कैसा कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। बी फोर याद रखना बेस और बी फोर याद रखना ब्लू, तो बेस कर देते हैं ब्लू और किसको ब्लू करेंगे, रेड को करेंगे। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस की बात कर लें तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ऐसे वीक एसिड होते हैं और वीक बेस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब समझ लीजिए कि अब स्ट्रॉन्ग वे होंगे, अगर एसिड की बात करें तो ज्यादा एच आयंस देंगे, यानी जैसे ये डिजोल्व होंगे क्या करेंगे, देखिए डिजोल्व होंगे किसमें, वाटर में। तो जैसे ये डिजोल्व होते हैं वाटर में तो जितने भी एच आयंस होते हैं ज्यादातर एच आयंस देते हैं। यानी हम ये कह दें कि जो ज्यादा से ज्यादा एच आयंस देगा किसमें, वाटर में घुलने के बाद वो स्ट्रॉन्ग में आएंगे। और कम एच आयंस देगा उसको क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, मिनरल एसिड HCl, H2SO4, HNO3 जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग में आते हैं, ठीक है। और वीक में कौन से आते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, ये सभी किस में आते हैं, वीक में आते हैं। ऐसे हम बात करें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस की, तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर रिलीजिंग ऑल OH नेगेटिव आयंस, यानी स्ट्रॉन्ग वो होंगे जो डिजोल्व होने के बाद वाटर में OH नेगेटिव आयंस देते हैं। क्या देते हैं, डिसोसिएट होने के बाद OH नेगेटिव आयंस देते हैं ज्यादातर। ऑल का मतलब सभी, तो ज्यादातर क्या देंगे, OH नेगेटिव आयंस देंगे तो स्ट्रॉन्ग में आएंगे। और अगर कम से कम OH नेगेटिव आयंस देंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, वीक में होंगे। और यहाँ पे NH3 देख सकते हैं आप, अमोनिया होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaSCO3 जो होता है, NaSCO3 क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ये कैसे होते हैं, वीक होते हैं। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग में देखिए NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस ये स्ट्रॉन्ग में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन छपेगा तो आप लिख लीजिए पेपर में छपेगा। और यहाँ पे पेपर में जब छपेगा वो MCQ आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा मार्क का आएगा, ये जो टॉपिक है ये MCQ में पूछने लायक ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे क्या आता है, देखिए आपको पूछा जाएगा कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। टमाटो में कैसा होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। लेमन में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है। और यहाँ पे ऑरेंज की बात करें तो इसमें भी सिट्रिक एसिड होता है। अगर हम किसकी बात करें, आंट एंड निटल स्टिंग की बात करें तो मेथेनोइकोफॉर्मिक एसिड होता है। इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा। एप्पल में कौन सा होता है, मैलिक एसिड होता है। टैमरिंड ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी इसमें ये ज्यादातर ऐसे हैं जो पेपर में पूछने लायक है और पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ये PY के क्वेश्चन में भी जब आप करोगे तो पता लगेगा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टैमरिंड यानी इमली में जो होता है वो टार्टरिक एसिड होता है, T4 टैमरिंड, T4 टार्टरिक। और यहाँ पे देखिए मिल्क में जो होता है लैक्टिक एसिड होता है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को अच्छे से याद कर लेंगे, बाकी को एक नजर से देख लेंगे। अगली बात करते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर का मतलब होता है ये बताना कि वो एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं और कलर चेंज करने से ये बताते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो इंडिकेट
द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन ए सॉल्यूशन। तो किसी सॉल्यूशन में एसिड और बेस की प्रेजेंस को बताते हैं कौन? इंडिकेटर। कितने टाइप के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर देखेंगे तो यहाँ पे 3 टाइप के इंडिकेटर होते हैं। एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर, दूसरे होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर और तीसरे होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो यहाँ पे पेपर में यहाँ से आप ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लें कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा। और ये भी जो क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। अभी बताऊंगा यहाँ से लॉन्ग कौन से बनते हैं, एमसीक्यू कौन से बनते हैं, 2 मार्क के 3 मार्क के कौन से क्वेश्चन होते हैं, ये आपको साथ के साथ बताता रहूंगा। तो यहाँ पे देखिए इंडिकेटर्स होते हैं कौन से, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की बात करें तो 3 टाइप होंगे। नेचुरल का मतलब होता है जो हमें नेचर से मिलते हैं, तो फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, यानी जो प्लांट से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। इसमें क्या है, 2 पढ़ने हमें, एक तो लिटमस पेपर मिलता है हमें, किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है, और एक टर्मेरिक यानी हल्दी की बात करें, टर्मेरिक क्या होता है, हल्दी होती है, तो ये भी हमें कहाँ से मिलती है, नेचर से मिलती है। अगर बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर की, तो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं मैन मेड इंडिकेटर्स, ठीक है। और यहाँ पे बात करें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की, तो दो सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस मीडियम, यानी ये क्या है, ऑर्डर का मतलब होता है गंध, यानी जैसे हमें कोई स्मेल आती है तो जैसे एसिड और बेस के कांटेक्ट में आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तो ये क्या करते हैं, एक ऑर्डर देते हैं, गंध देते हैं, एक अलग सी स्मेल आती है, तो उससे हमें पता लगा लेंगे कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। एग्जांपल में देख सकते हैं आप, वेनिला है, ऑनियन है, क्लोव ऑयल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो क्लोव ऑयल है या क्लोव है, तो ये क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। अब बात ये आती है कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो हैं, तो ये तो देखिए नेचुरल हो गए, नेचर में पाए जाने वाले, और सिंथेटिक जो होते हैं मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं। सिंथेटिक जो इंसान द्वारा बनाए गए हैं। आगे बात कर लें, यहाँ पे क्या बात कर लें कि बात ये कर लें कि अगर इनका कलर याद रखना है तो कैसे याद रखें, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप लिखेंगे RRC/B/P, और यहाँ पे लिखेंगे आप ऊपर एसिड, और यहाँ पे लिखेंगे आप बेस। क्या लिखेंगे, एसिड और बेस लिख लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप चेंज करके ये लिखेंगे कि ये जो होगा लिटमस पेपर होगा, पहला कौन सा होगा, लिटमस पेपर होगा, दूसरे पे आप लिखेंगे मिथाइल ऑरेंज होगा, और तीसरे पे आप लिखेंगे फिनोल्फिथिलीन होगा। क्या होगा, फिनोल्फिथिलीन होगा, जो कि यहाँ पे लिखा है। तो RRC/B/P का मतलब क्या है, देखिए जैसे ही हम एसिड में एलपी मतलब लिटमस पेपर को एसिड में ले जाते हैं, तो वो रेड कलर का हो जाता है। लिटमस पेपर एसिड में जाके कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। यहाँ पे देखिए मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज को जैसे हम एसिड में ले जाएंगे तो मिथाइल ऑरेंज, देखिए यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज है, जैसे हम एसिड में ले जाएंगे तो रेड हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं फिनोल्फिथिलीन की, तो ये क्या है, जैसे एसिड में जाएगा तो C4 हो जाता है, कलरलेस। तो RRC/B/P, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, RRC/B/P यानी रेड कलरलेस, V का मतलब यहाँ पे ब्लू होगा, येलो, पिंक। तो जैसे लिटमस पेपर B यानी ब्लू कलर कर देगा किसमें, बेस में जाके, तो लिटमस पेपर बेस में जाएगा तो ब्लू हो जाएगा, तो लिटमस पेपर बेस में जाएगा ब्लू हो जाएगा। अब देखिए मिथाइल ऑरेंज जैसे बेस में जाएगा, मिथाइल ऑरेंज बेस में जाएगा तो येलो कलर देगा, तो आप देख सकते हैं मिथाइल ऑरेंज बेस में जाता है तो येलो कलर देता है। अब P का मतलब पिंक, तो ये फिनोल्फिथिलीन जो है जैसे ये बेस के साथ आएगा तो P मतलब पिंक हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा तो इस ट्रिक से आप कर सकते हैं। बाकी एक बचता है आपका टर्मेरिक, जिसे आप याद रख सकते हैं। टर्मेरिक एसिड में येलो रहता है, यानी जैसा का तैसा ही रहता है, और बेस में जाने के बाद रेड हो जाता है। आपने देखा होगा कि अगर हल्दी हाथों पर लगी है तो क्या करें, अगर उन्हें साबुन से धो लें या सर्फ से धो लें, जो डिटर्जेंट आते हैं, तो आपके हाथ जो हैं रेड कलर के हो जाते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि ये टर्मेरिक जो है बेस के साथ रेड कलर के हो जाते हैं, यानी जो आपके पास सोप और डिटर्जेंट होते हैं वो बेस होते हैं। इतनी बातें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड मेटल्स। तो जैसे हम एसिड की मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पर बेस का मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये एक ही प्रोडक्ट देते हैं दोनों, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो बेस चाहे मेटल के साथ रिएक्ट करे, चाहे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करे, दोनों मिलकर क्या देते हैं, साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे एसिड H2SO4 क्या होता है, एसिड होता है, मेटल क्या है, यहाँ पे जिंक है, तो H2SO4 और जिंक का रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बनेगा, यानी ZnSO4 बनेगा, और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर देखिए अब बेस की बात कर लें, तो यहाँ पे अभी हमने एसिड लिया था, अब हमने यहाँ पे बेस लिया है NaOH। देखिए OH आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये बेस है। तो यहाँ पे बेस लिया है, बेस का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, मेटल यानी जिंक मेटल के साथ, और यहाँ पे हमने एसिड का कराया था किसके साथ, मेटल के साथ। तो इसने जब मेटल के साथ रिएक्ट किया
तो यहाँ पर क्या बना, हाइड्रोजन गैस निकली और ये बनता है Na2ZnO2 यानी जिंक क्या हो गए, सोडियम जिंकेट हो गया, यानी Zn इसमें आ रहा है सोडियम के साथ, तो Na2ZnO2 जो बनेगा इस फॉर्मूले को याद रखें। ये PYQ क्वेश्चन है। कैसा है, PYQ क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस रिएक्शन में NaOH का रिएक्शन जो Zn के साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, तो सोडियम जिंकेट बनता है। और ये MCQ क्वेश्चन आया था। आप जब PYQ करोगे, जब मैं आपको PYQ कराऊंगा तो आपको पता लगेगा कि ये PYQ क्वेश्चन है। तो आगे बात कर लें नेक्स्ट टॉपिक की, कि जैसे ही एसिड और बेस जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाने के साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब ये हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे पता करते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, तो क्या करते हैं आप यहाँ पे देखिए, पूरा जो यहाँ पे डायग्राम बना है सिस्टमेटिक तरीके से, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एक स्टैंड होता है। यहाँ पे क्या टेस्ट ट्यूब लिए हैं, टेस्ट ट्यूब में डिलीवरी ट्यूब लगा दी गई है और इसमें क्या है देखिए, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे किसके साथ, जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है यहाँ पे H2SO4 है, इसमें क्या है H2SO4 है और यहाँ पे मैं दिल लिख देता हूँ, दिल का मतलब डाइल्यूट है, प्लस जिंक ग्रेन्यूल्स यानी Zn के साथ इसे डाल देंगे तो आपको पता है अभी बनाया था कि इसमें H2 गैस रिलीज होगी। क्या होगी, H2 गैस रिलीज होगी और यहाँ पे बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट। तो ये जो गैस रिलीज हुई है इसको क्या करते हैं, एक डिलीवरी ट्यूब की तरह ले जाते हैं और यहाँ पर छोड़ते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हैंड लगा हुआ है और हैंड का मतलब हाथों से पकड़कर हम क्या लाते हैं, हो सकता है किसी स्टिक की हेल्प से ही पकड़ सकते हैं, पकड़ने वाला जो सामान होता है, तो उससे क्या करेंगे, हम कैंडल को लेके आएंगे, बर्निंग कैंडल, जली हुई कैंडल को हम लेके आते हैं इन बबल्स के पास। और ये बबल्स क्या है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स इस ट्यूब से आते हुए यहाँ तक आएंगे और जैसे हम कैंडल लाएंगे, कौन सी कैंडल, बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, तो ये पॉप साउंड करके क्या होगी, ये बुझ जाएगी। तो हम ये पता कर सकते हैं जैसे अगर ये बुझ गई तो इसका मतलब बुझाने वाली गैस यहाँ पे H2 है। अदरवाइज अगर ये ना बुझे तो हम ये कहेंगे H2 गैस नहीं है। तो टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय द ब्रिंगिंग और बर्निंग कैंडल, यानी हम क्या करते हैं, बर्निंग कैंडल जली हुई कैंडल को पास लाते हैं नियर गैस बबल्स के पास लाते हैं। इट बस्ट विद पॉप साउंड, और ये पॉप साउंड करके पप करके क्या हो जाती है, बुझ जाती है। और ये बुझ जाए तो समझ जाओ H2 गैस है, अदरवाइज नहीं है। तो इस बात को आप नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं। तो आप देखेंगे मेटल कार्बोनेट का मतलब है जिसके साथ CO3 आ रहा हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब है SCO3 आ रहा हो। और क्या करेंगे, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये फॉर्म करेंगे साल्ट CO2 गैस और H2, यानी साल्ट बनाएंगे, CO2 गैस रिलीज करेंगे और साथ में वाटर रिलीज करेंगे, यानी यहाँ से पानी निकल जाएगा। H2 मतलब वाटर। तो यहाँ पे देखिए Na2CO3, तो देखिए CO3 आ गया यानी कार्बोनेट आ गया, तो सोडियम कार्बोनेट हो गया। ये किसके साथ कर रहे हैं, ये एसिड है, तो हम कहेंगे मेटल कार्बोनेट और एसिड की रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे किसकी हो रही है, मेटल कार्बोनेट और एसिड की रिएक्शन हो रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेटल कार्बोनेट और किसकी रिएक्शन हो रही है, एसिड की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये मेटल कार्बोनेट है, ये क्या मेटल कार्बोनेट, और ये क्या है यहाँ पे एसिड है। और जैसे ये रिएक्ट करेंगे तो क्या क्या बनाएंगे, देखिए साल्ट बनाएंगे, CO2 बनाएंगे, H2 बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, अगर ये पेपर में आता है तो सबसे पहले ये लिखने के बाद आप यहाँ पे CO2 और H2 को अलग कर देंगे। पहले CO2 और H2 को अलग कर देंगे। आप अपना दिमाग लाएंगे कि इनसे मिलकर क्या बन सकता है। तो यहाँ पे NaCO3 है और यहाँ HCl है, तो यहाँ पे देखिए Na आ रहा है, यहाँ Cl आ रहा है, तो मिलके साल्ट बन जाएगा, कॉमन साल्ट कहते हैं जिसे NaCl। अब देखिए नेक्स्ट NaCO3, तो HCO3 आ रहा है, HCO3 किसके लिए आता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ आता है। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे। और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो क्या बनाएगा भाई, पानी निकाल दो इसमें से, CO2 को अलग कर दो और जो बचा यहाँ पे वो साल्ट फॉर्म हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, इस तरीके से रिएक्शन कर सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर टेस्टिंग ऑफ CO2, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसे हम कैसे टेस्ट करते हैं। अभी हमने H2 को देखा था, अब यहाँ पे CO2 को देखेंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो भी मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊं आप उनको लिखते जाइए और यकीन कीजिए कि पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है वो सभी सेटों में ना आए, पर कुछ ना कुछ सेटों में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनको मैं बता रहा हूँ। ये मेरे PYQ जितने भी पेपर हैं पिछले 4-5 साल के पेपरों को देखा और वहां से पता लगाया है कि कौन से क्वेश्चन कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में ये क्वेश्चन यहाँ से आने के चांस रहते हैं। और मैंने अभी तो बताए थे MCQ जो बताए थे, वहां से MCQ क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आता है ये कम से कम
2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क का आएगा? 2 मार्क का तो मिनिमम आएगा। अब देखिए करते कैसे हैं इसका, CO2 का टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, व्हेन लाइम वाटर या CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराते हैं हम किसके साथ, CO2 के साथ कराते हैं, तो इट फॉर्म्स CaCO3 एंड वाटर। यानी देखिए यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस को जब हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, CO2 के साथ, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो किसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, मार्बल यानी पत्थर जो होते हैं उनका फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे वाटर रिलीज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि CO2 किसके साथ रिएक्ट करता है, CaOH का होल ट्वाइस के साथ जब रिएक्ट करता है CO2 यानी CO2 को इसके साथ मिलाते हैं, तो ये क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। कैसा कर देता है, मिल्की कर देता है। तो CaCO3 जो बनता है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है और मिल्की कलर का होता है। कैसा होता है, मिल्की कलर। यानी ये इसके साथ आएगा तो CaCO3 बनाएगा और इसमें व्हाइट PPT बनेगा यानी प्रेसिपिटेट बनेगा मिल्की कलर का। नेक्स्ट देखिए, इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ ये CaCO3 और H2 जो है इसके साथ और हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देंगे। यानी इसी में अगर मैं CO2 लिख दूं और ये एक्सेस CO2 कर दे, हम यहाँ पे एक्सेस CO2 करने का मतलब है कि अगर हम इसमें और ज्यादा CO2 भर दें, पहले हमने क्या किया, CaOH का होल ट्वाइस के साथ CO2 रखा, तो इससे CO3 बना, मिल्की कलर का हुआ, और जैसे मिल्की कलर का हुआ साथ में निकला वाटर। अगर हम इसमें और CO2 दे दें तो देखिए यहाँ पे CaCO3 प्लस H2 और यहाँ पे और हमने क्या CO2 दे दिया ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे हम यहाँ पे और CO2 देंगे तो ये जो है यहाँ पर Ca ब्रैकेट में SCO3 का होल ट्वाइस एक्वस फॉर्म में बनाएगा और इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या बनाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है जो कि कलरलेस होता है और ये वाटर में सॉल्यूबल होता है। तो इस तरीके की प्रेजेंस जब आए तो समझ जाना कि इन रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बात समझ आ गई। क्या करना है, पहले CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमें क्या करना, CO2 भेजना है। CO2 को जैसे ही भेजेंगे CaCO3 बन जाएगा और साथ में निकलेगा पानी यानी वाटर निकलेगा, और जैसे ही वो निकल आएगा तो प्रोडक्ट आया उसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा और CO2 डालेंगे। तो CO2 बढ़ाएंगे तो हमें पता लगेगा कि वो जो सारी चीजें CaCO3 प्लस H2O, और याद कीजिए क्या बढ़ा रहे हैं हम, CO2 बढ़ा रहे हैं। जब ये आएंगे सभी एक साथ तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएंगे जो कि कलरलेस होगा और सॉल्यूबल वाटर होगा। तो हम ये इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे CO2 प्रेजेंट है। आगे बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद बेसिस। तो इनकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती, ये पेपर में बहुत कम पूछा जाता है। तो यहाँ पे यह देखिए मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो बेस हैं वो कोई भी रिएक्शन नहीं करते, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे नो रिएक्शन। अगली बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहाँ से पेपर में आता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो आप यहाँ पर रखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, और ये भी जो आता है आपका 2 मार्क्स और कभी कभी 3 मार्क्स वाले पेपर में, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये पार्ट के रूप में मिलेगा, ए पार्ट में, बी पार्ट में या सी पार्ट में, कुछ ऐसा मिलेगा और करके मिल जाएगा आपको। तो न्यूट्रल का मतलब होता है ना वो एसिड हो ना बेस हो, और ना एसिड होगा ना बेस होगा, वो न्यूट्रल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड और बेस को हमको मिलाना है और साल्ट वाटर बनाना है। एसिड बेस को मिलाना है, साल्ट वाटर बनाना है। क्या करना है, एसिड बेस को मिलाना है, साल्ट वाटर बनाना है। तो यहाँ पे देखेंगे HCl एसिड, NaOH बेस हो गया, तो एसिड बेस को मिलाना है, साल्ट वाटर बनाना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, H2O यानी वाटर बनाना है, और यहाँ पर जो बचा देखिए यहाँ से H गया और यहाँ से H हो गया, तो H यानी H2 और O गया। अब बचा आपके पास N और Cl, तो NaCl बचा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, NaCl लिख देंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे साल्ट है। क्या है ये, साल्ट है, और प्लस आ गया वाटर। तो साल्ट और वाटर बनाना है, एसिड बेस को मिलाना है। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे आप इस रिएक्शन को। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड, यानी मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर भी बनाते हैं। जैसे एसिड और बेस जो होते हैं वो मिलने के बाद साल्ट और वाटर बनाते हैं, ऐसी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ आते हैं तो साल्ट और वाटर बनाते हैं। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, और साथ में क्या बनाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर रिलीज करता है। तो ये यहाँ पे साल्ट का वर्क करेगा, किसका वर्क करेगा, ये साल्ट है, और यहाँ पे क्या ये वाटर है। तो साल्ट बना और क्या बना, वाटर बना।
अगली बात करते हैं रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, देखिए यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं और यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। इसका मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है एसिड के साथ नहीं आएंगे, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बेस के साथ आते हैं, और बेस के साथ आते हैं तो वाटर और साल्ट बनाते हैं, यानी साल्ट बनाएंगे और वाटर को रिलीज करेंगे। सेम यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे, आप देख सकते हैं। तो साल्ट वाटर, मेटल ऑक्साइड विद एसिड और नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। और एक और याद करो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड प्लस बेस और प्रोडक्ट में आएगा आपका साल्ट और वाटर। तो साल्ट और वाटर 3 जगह बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनता है, एसिड बेस जब मिलते हैं। और यहाँ पे क्या रखेंगे, मेटल ऑक्साइड, क्या याद रखेंगे, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ आता है तब भी साल्ट और वाटर बनता है। और तीसरा आप क्या रखेंगे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आते हैं, किसके साथ आते हैं, बेस के साथ आते हैं, तो साल्ट और वाटर बनाते हैं। क्लियर ये बात, 3 चीजें यहाँ रखेंगे, तीनों में सेम प्रोडक्ट बनेंगे। बस आपको याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड यानी मेटल भी होगा ऑक्साइड भी होगा, तो कैल्शियम यहाँ पे क्या है, मेटल है, और O आ गया तो ऑक्साइड बन गया। ऐसे यहाँ पे देखिए CO2, ये क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, यानी ये मेटल ऑक्साइड नहीं है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। और किसके साथ रिएक्ट करेगा, अब ये बेस के साथ करेगा, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और H2 यानी ये साल्ट बनाएगा। ये किसका वर्क करेगा, ये साल्ट का करेगा, और साथ में वाटर बनाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इस रिएक्शन को देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। इन वाटर सॉल्यूशन में जब भी हम एसिड को डालते हैं, बेस को डालते हैं वाटर में, तो क्या बनता है, देखिए एसिड में वाटर में जब हम एसिड को डालते हैं, धीरे धीरे डालते हैं, बहुत स्लोली करते हैं। तो जैसे हम एसिड को वाटर में मिलाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे, एसिड को वाटर में मिलाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। तो यहाँ इसका मतलब है H प्लस क्या होते हैं एसिड और H2 क्या वाटर, तो एसिड को वाटर में डाल दिया और हाइड्रोनियम आयन बना दिया। ऐसे ही क्या करना है, HCl प्लस H2 यानी ये भी एसिड है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर है। तो एसिड को किस में डाला हमने, धीरे धीरे करके वाटर में डाला, और वाटर में जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। और आप देख सकते हैं H3O प्लस, ये किसका होता है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला होता है H3O प्लस। तो H3O प्लस आ गया, तो H और एक H, ये हो गए 3 और O प्लस कर दिया, बचा के यहाँ पे Cl। तो Cl पे यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे, आपको पता है कि जो गेन करेगा नेगेटिव और जो देगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगली बात करते हैं यहाँ पे बेस की। तो बेस को वाटर में मिलाएंगे और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे। वहां पे क्या बनाना है, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का होता है H3O प्लस। कब, जब हम एसिड को किस में मिलाएंगे भाई, वाटर में डालेंगे तब ये बनेगा, वाटर में डालेंगे तब ये बनेगा। और आप यहाँ देख सकते हैं जब हम बेस में वाटर में बेस डालेंगे तो NaOH प्लस H2 करेंगे तो यहाँ पे Na प्लस और OH नेगेटिव आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये सब एग्जाम्पल हैं, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, और सबको हमने क्या किया, ये H2 के साथ है, ये भी H2 के साथ है, ये भी H2 के साथ है। तो यहाँ पे क्या करना है, OH चाहिए, इसमें OH आया, इसमें OH आया और इसमें भी OH आया। बाकी आप देख सकते हैं कहाँ पे पॉजिटिव आयंस आएगा और कहाँ पे नेगेटिव आयंस आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बेस और एसिड को देख सकते हैं। ये ज्यादा खास इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो इनको आप ऐसे ही जल्दबाजी में एक बार अच्छी निगाहों से देख लें। यहाँ पे देखिए अल्कलीज की बात करते हैं, तो अल्कलीज क्या होते हैं, ये क्या बेस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, यानी ये क्या है, बेस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी डिजोल्व हो जाते हैं, यहाँ पे सोल्यूबल वर्ड लिखे हैं, यानी घुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, किसमें, वाटर में घुल, जो बेस घुल जाते हैं उनको हम अल्कलीज कहते हैं। तो बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। तो जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम अल्कलीज कहते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, NaOH है, KOH है, COH का होल ट्वाइस है, एक्वस अमोनिया यानी NH3.H2O। तो इसका मतलब ये है एक्वस अमोनिया है। ये सारे एग्जांपल अल्कलीज के हैं, अल्कलीज कहेंगे। एग्जांपल ऑफ अल्कलीज इन एवरीडे लाइफ, तो देखिए डिटर्जेंट्स हैं, सोप्स हैं, बेकिंग सोडा है, एंटासिड है, कॉस्टिक सोडा है, ETC, ये सब क्या है, अल्कलीज हैं। और आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा जो होता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है। सोप डिटर्जेंट्स भी क्या होते हैं, वाटर में जाके सॉल्युबल हो जाते हैं। कास्टिक सोडा भी हो जाता है। और एंटासिड याद रखें, एंटासिड जस्ट लाइक ए इनो, जो इनो होता है, जो इनो हम लेकर आते हैं जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इनो को पानी में डाल के पी लेते हैं और आपको पता है 6 सेकंड में काम शुरू हो जाता है, वो एड में होता है। तो एंटासिड क्या है, एंटासिड एक मेडिसिन होती है जो हमारे शरीर में, हमारे पेट में जो एसिडिटी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या है, उसे मेडिसिन के रूप में लेते हैं, जिससे हम एंटासिड कहते हैं। बात समझ आ गई। जब हमारे पेट में क्या हो जाता है, एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, तो हम एंटासिड के रूप में इनो या कोई ऐसा बेस लेते हैं जो अंदर हुए एसिड को, और हमने ले लिया अंदर बेस, तो एसिड पहले था, बेस और ले लिया, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी वो सही हो जाएगा। तो एंटासिड का याद रखना, एंटासिड क्या होता है,
कभी कभी पूछ लेता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, इससे पहले हमने जो इंडिकेटर पढ़े थे 3 टाइप के पढ़े थे, एक थे मैन मेड यानी सिंथेटिक, और एक थे नेचुरल, और एक थे ऑल्फैक्टरी वाले। बताया था ऑल्फैक्टरी वाला इंपोर्टेंट है, उसमें से क्लोव ऑयल अच्छे से याद कर लें, ऑनियन और वेनिला। तो वेनिला और क्लोव ऑयल दोनों को याद कर लें अच्छे से, वो आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी बार बार उन तीनों को यूज करने से बेहतर है कोई ऐसा इंडिकेटर बनाइए जिससे हम पहले से पता लगा लें कि ये बेस होगा और ये एसिड होगा। तो बनाया गया यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या होता है, इट इज ए मिक्सर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, ये कई इंडिकेटर्स का मिक्सर होता है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर shows different colors at different concentrations of hydrogen ions in a solution। तो ये क्या करता है, अलग अलग कंसंट्रेशन के साथ हाइड्रोजन आयंस के साथ ये अलग अलग कलर दिखाता है, और इस कलर की हेल्प से हम पता करते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर बना वो पीएच स्केल बना, जिसको सोरेन सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। तो कौन से साइंटिस्ट थे वो, सोरेन सोरेनसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीएच स्केल बनाया। पीएच स्केल क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, और पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है आप देख सकते हैं, P इन पीएच स्टैंड फॉर द पोटेंज। और पोटेंज क्या एक जर्मन वर्ड है, लेकिन हमें जर्मन वर्ड से क्या ही लेना, इसका मीनिंग जान लीजिए, इसका मीनिंग होता है पावर। P4 होता है पावर और H4 होता है हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, जी हाँ बिल्कुल सही सुनने आप, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन की पावर से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है, किसको प्रयोग करके, पीएच स्केल की हेल्प से। और पीएच स्केल क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो मार्किंग होती है इस स्केल पर, ये होती है 0 से लेके 14 तक। कितने नंबर होते हैं, 0 से 14 होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 0 से लेके 14 तक होते हैं। अब इसमें कैसे पता करें कौन एसिड और कौन बेस है, तो यहाँ पे क्या, इसके मिड पॉइंट पे जाइए, ये जो 7 है ये न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है। अब ये न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल का मतलब जिसमें एसिड और बेस मिलाने पर, आपको रिएक्शन बताई थी मैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एसिड और बेस मिला दें तो साल्ट और वाटर बन जाए। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे थोड़ा सा कि 7 नंबर, अगर किसी पीएच वैल्यू 7 आती है, किसी की पीएच वैल्यू अगर 7 है तो हम कहेंगे वो न्यूट्रल है। और पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है, कैसी है, 7 से कम है, अगर इधर की साइड आता है तो हम कहेंगे उसके पास जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है। अगर पीएच वैल्यू, ध्यान सुनिए, अगर पीएच वैल्यू ज्यादा है, किसी 7 से ज्यादा है, तो हम कहेंगे उसके पास जो नेचर है वो बेसिक नेचर है। कैसा नेचर है, बेसिक नेचर है। इन बातों को आप याद रखेंगे। पीएच की वैल्यू 7 है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। पीएच की वैल्यू 7 है, तो पीएच अगर 7 है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है। इसके बाद बेसिक नेचर आ जाएगा। कैसा नेचर आएगा, बेसिक। और इससे पहले की बात कर ले तो यहाँ पर जो नेचर आएगा वो एसिडिक नेचर हो जाएगा। याद रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए किसी का पीएच वैल्यू 7 है तो एसिडिक होगा, न्यूट्रल होगा या बेस होगा, तो आप क्या कहेंगे, वो एसिडिक नेचर में होगा। तो जितना ज्यादा नंबर कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, जितना ज्यादा 7 से नंबर कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका पीएच वैल्यू 7 हो वो 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। तो ये क्या है, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ऐसे यहाँ पे अगर 7 से 8 की तरफ जाएंगे तो बेसिक नेचर आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा बेस कौन सा होगा, जिसका वैल्यू 14 होगा। तो जिसका वो 14 होगा वो ज्यादा बेस होगा, जिसका वैल्यू 0 होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। 7 की बात करें तो न्यूट्रल होगा। इस तरीके से हम पीएच को यूज करके काम चला सकते हैं। और ये आपने पढ़ा होगा ह्यूमन आई वाले चैप्टर में कि विबग्योर क्या होता है, डिस्पर्सन प्रोसेस आपने सुनी होगी। व्हेन ए लाइट रे, जब भी कोई लाइट रे क्या होती है, प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है, तो अपने 7 कलर में क्या है, स्प्लिट हो जाती है। और उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, डिस्पर्सन होता है। इंपोर्टेंट है, उस चैप्टर में आप देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो भी पेपर में पूछा जाता है। तो डिस्पर्सन में 7 कलर्स निकलते हैं जिसको हम विबग्योर लिखते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, जी वाले को हम ऐसे याद रखेंगे, ग्रीन के लिए न्यूट्रल, और इसके बाद में आएंगे बेसिक में आ जाएंगे, और इससे पहले वाले एसिडिक में आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। तो पीएच क्या याद रखें, पावर ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे। और यहाँ पे कुछ ये लिखे हैं मैंने कुछ नेम जिनकी पीएच वैल्यू साथ में मेंशन है, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। जिसमें से एक ये है गैस्ट्रिक जूस, एक लेमन जूस, इनकी वैल्यू, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पर देख लीजिए। और जो है प्योर वाटर को आपको याद ही कर लेना, 7 होता है। तो यहाँ पर ये 2-3 जो मैंने आपको यहाँ पे ये सर्कल किए हैं, इनको देख लीजिए, इनकी पीएच वैल्यू थोड़ा सा याद कर लीजिए, जरूरत पड़ सकती है। ये लिख लीजिए, पेपर में छपेगा, इस पे लिख लीजिए पेपर में छपेगा। आपके लिखेंगे पेपर में छपेगा। तो इस बार के पेपर में आपके ये छपने वाला है,
यकीन के साथ लिख लीजिए और थोड़ा सा भरोसा कीजिए कि ये पेपर में आने वाला है याद करने से। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो पीएच का हमारी लाइफ में क्या यूज है, तो हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो होती है वर्क करती है पीएच 7 से 7.8 तक, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी है 7 से 7.8 तक करती है। इसका मतलब यहाँ पे न्यूट्रल रहती है और यहाँ पर क्या है 7.8 आ गया, यानी 7 से ज्यादा है, इसका मतलब बेसिक। तो बेसिक नेचर में हमारी बॉडी वर्क करती है। नेक्स्ट देखिए, पीएच ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6 इज कॉल्ड एसिड रेन। अगर जो बारिश होती है, जो पहली बारिश होती है, कहा जाता है आपके मम्मी पापा या आपके बड़े बहन भाई या आपके कोई भी जो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज देते हैं, वो कहते हैं बेटा पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली बारिश में इसलिए नहीं नहाना चाहिए कि अगर उसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम है तो एसिड रेन होगी, और एसिड रेन जो है हमारे शरीर के लिए कैसी होती है, हार्मफुल होती है। याद रखेंगे इस चीज को, पीएच वैल्यू अगर रेन की 5.6 से कम है, लेस है, तो वो कैसा हो जाएगा, एसिड रेन हो जाएगा। आगे देखिए, आवर स्टोमक प्रोड्यूस HCl व्हेन द पीएच ऑफ आवर स्टोमक डिक्रीज वी सफर फ्रॉम एसिडिटी। यानी हमारे शरीर जो क्या करता है, HCl प्रोड्यूस करता है। आपने देखा होगा हमारा शरीर क्या करता है, HCl प्रोड्यूस करता है व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ आवर स्टोमक। अगर हमारे पेट का पीएच वैल्यू कम हो जाता है तो वो क्या करता है, हमारा जो पेट है उसमें एसिडिटी बनने लग जाती है। यानी पीएच वैल्यू कम हो जाएगी तो एसिडिटी बनने लग जाएगी। तो याद रखिएगा, पीएच वैल्यू कम होने का मतलब क्या है, 7 पे न्यूट्रल, 7 से आगे जाएंगे प्लस में तो बेसिक, और 7 से कम होंगे तो एसिडिक हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है डिक्रीज हो रहा है, यानी पीएच वैल्यू हमारे पेट का कैसा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब वहां पर एसिडिक होने लग जाएगा और हमारे पेट में एसिडिटी बनने लग जाएगी। क्लियर ये बात है। चलिए नेक्स्ट बात करें, तो टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5। तो यहाँ पे याद रखेंगे 5.5 तो अगर हमारे जो मुंह है, हमारा जो माउथ है, अगर वहां पे पीएच वैल्यू अगर 5.5 हो जाए, यानी इससे कम हो जाए, पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5, अगर 5.5 से नीचे हो जाए, यानी 5 हो जाए, 4.9 हो जाए, 4.5 हो जाए, तो हमारा जो माउथ है वो क्या है, उसमें जो दांत हैं, जो टूथ हैं यानी टीथ हैं, वो क्या डिके होना स्टार्ट कर देंगे। तो पीएच वैल्यू हमारे दांतों की, समझिएगा अगर आपके सही हैं तो आपकी पीएच वैल्यू दांतों की ठीक है, अगर इससे कम आएगी तो समझ जाना वो कैसे हैं, उनमें नेचर कैसा हो जाएगा, 5.5 से नीचे आएगा, 5.5 पे एसिडिक होते हैं, और इससे भी नीचे आएगा तो और एसिडिक हो जाएंगे। इसीलिए आपने देखो जब दांत बचपन में गए थे तो हम उस पर क्या है, अपनी टंग को लगा के देखते थे, अपनी जीभ को लगा के देख सकते हैं, खट्टा सा महसूस होता, बड़ा आनंद आता हुआ है। तो याद रखना इस चीज को, 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारी दांतों का डिके स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, प्लांट्स ग्रो प्रॉपरली ओनली विद इन अ स्पेसिफिक पीएच रेंज इफ द सॉइल इज न्यूट्रल इट विल रिजल्ट इन हेल्दी ग्रोथ। यानी अगर सॉइल न्यूट्रल है, या न्यूट्रल का मीनिंग हम ये कह सकते हैं, इसकी पीएच वैल्यू अगर 7 है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट इन हेल्दी ग्रोथ। तो जो प्लांट है वो हेल्दी ग्रोथ करेगा, जो प्लांट है वो हेल्थी होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इनके याद कर सकते हैं, इंपोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस आपको याद ही करना है। आगे बात करें साल्ट्स की, तो साल्ट क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं जो फॉर्म होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या थी, एसिड और बेस को मिलाएंगे साल्ट और वाटर बनाएंगे, एसिड बेस को मिलाएंगे साल्ट वाटर बनाएंगे। तो ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और इसमें क्या बनते हैं, आयनिक कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं, आयनिक कंपाउंड बनते हैं। और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल्स वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और इसमें क्या है, साथ में साल्ट बनता है। तो साल्ट की बातें करें तो एसिड बेस को मिलाने पर क्या बनता है, साल्ट बनता है, साथ में वाटर निकलता है। तो HCl प्लस NaOH ये एसिड है और ये बेस है। तो यहाँ पे NaCl साल्ट होना और यहाँ पे क्या आ गया, वाटर आ गया। और NaCl जो होता है कॉमन साल्ट होता है, इसके अलावा भी साल्ट और होते हैं। टाइप्स ऑफ साल्ट की बात करें तो 3 ही टाइप के होंगे, आपको पीएच के अकॉर्डिंग लगाने हैं। तो पीएच की वैल्यू अगर 7 से कैसी है, कम है, तो पीएच इज लेस देन 7, तो पीएच वैल्यू 7 से कम है, ये 6.9 है, 6.5 है, 6.8 हो जाए या 5.6 हो जाए या 4 पॉइंट कुछ हो जाए, 3 पॉइंट कुछ हो जाए, तो इसका मीनिंग 7 से अगर कम आएगा पीएच वैल्यू तो जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा। और पीएच वैल्यू अगर 7 से ज्यादा होगी तो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अगर पीएच वैल्यू 7 ही आएगी तो सीधा सा बात है न्यूट्रल होगा। बात समझ आ गई। तो पीएच वैल्यू अगर 7 है तो न्यूट्रल, कुछ भी सही, पीएच वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल, और पीएच वैल्यू 7 से कम है तो इसका मतलब एसिडिक, और पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है इसका मतलब बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर एसिडिक साल्ट हमें बनाना है तो ये एसिडिक का मतलब उसका एसिडिटी ज्यादा हुई और एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, इसका मतलब पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। तो अगर हमें क्या करना है, साल्ट होना है, तो साल्ट में क्या चाहिए भाई, एसिड भी चाहिए
और बेस भी चाहिए। और हमें ये याद रखना है कि एसिडिक हो, यानी एसिड भी चाहिए, बेस भी चाहिए और एसिडिक भी चाहिए। इसका मतलब एसिड कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, और बेस कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए, तब जाके ये एसिडिक नेचर का एसिडिक साल्ट बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक बेस हो। ऐसे यहाँ पे याद रखिए बेसिक साल्ट, यानी साल्ट बनाना है, साल्ट में क्या होगा, एसिड होगा और बेस होगा। अब कैसा ना बेसिक, तो इस वाले को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, इसको वीक कर दीजिए, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। और हमें न्यूट्रल करना है तो दोनों को सेम पावर का ले लीजिए। ऐसे करना है, कोई चीज न्यूट्रल करनी है तो सेम पावर का लगा दीजिए, जितना एसिड होगा उतना ही बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो स्ट्रॉन्ग बेस हो, जो कि NaCl होता है, जिसे हम कॉमन साल्ट बोलते हैं, ये न्यूट्रल साल्ट होता है। अगला बात कर लें केमिकल फ्रॉम साल्ट्स, और यहाँ से लिख दें पेपर में छपेगा, पेपर में छपेगा 100%, लिख लीजिए 100% आप लिख सकते हैं इस पे कि यहाँ से पेपर में छपने वाला है। और बता दूं क्या कि इसमें से, इनमें से भी क्या आने वाला है, बताइए बताऊं तो। हाँ देखिए सुनिए, इनमें से भी क्या आने वाला है ये सुन लीजिए कि इसमें से क्या आएगा। देखिए कास्टिक सोडा है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, और यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये देख लीजिए, ये आपको किसी ना किसी सेट में छपा मिलेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है ये लिखा सकता है, या उसका पूरा स्टेटमेंट आएगा। आपसे पूछेगा कि ये एक्स कोई एक कंपाउंड है, एक्स कोई साल्ट है जो कि बनता है 373 केल्विन पर किसी को गर्म करने पर, और वो वाई है, तो वाई क्या है, एक्स क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि हम क्या करेंगे कि वाई है और इसको हीट कर देंगे 373 केल्विन पर और एक्स बन जाता है, तो ये वाई क्या है और एक्स क्या है, ऐसा पूछ लिया जाएगा कि एक्स का नाम बता दीजिए और वाई का नाम बता दीजिए। तो अभी जब हम आगे पढ़ाएंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनना है, तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से इसका आंसर देना है। क्लियर? तो यहाँ पे यार भी प्लास्टर ऑफ पेरिस पेपर में छपने वाला है, और इसमें से कौन सा आ सकता है, तो देखिए ये MCQ का क्वेश्चन है, ये PYQ क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, ये PYQ क्वेश्चन है। तो PYQ क्वेश्चन पूछा गया, इसका फॉर्मूला पूछा गया था सिर्फ, और 4 ऑप्शन दिए थे और आपको ये बताना था कि कौन सा सही होगा। ठीक है, और बात कर ले तो ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा कम आता है इसमें से, और ज्यादा कुछ है नहीं है। साथ में इनके यूज जरूर याद कर लें। वैसे मैं कहूंगा आप पहले सभी याद कर लें, क्योंकि आपको एक भी नंबर नहीं खोना है, आपको सारे के सारे नंबर गेन करने हैं, क्योंकि आपको पूरी साल तैयारी की मिल रही है इसलिए। तो यहाँ पे पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें, पर मेरे अकॉर्डिंग या मेरे जितना भी ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ये वाला पेपर में ज्यादा आता ही आता है, तो इसको अच्छे से याद कर लें। बाकी मैं आपको PYQ कराऊंगा, PYQ सीरीज लेके आऊंगा, जैसा कि मैंने लास्ट ईयर कराया था। आप देख सकते हैं, वीडियो पढ़ी होंगी आपने, जो चैप्टर पढ़ लिया उसके PYQ देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले कास्टिक सोडा की, तो कास्टिक सोडा जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH होता है। अब ये बनता कैसे है, तो NaCl प्लस H2, जैसे हम NaCl को क्या करेंगे, H2 के साथ लाएंगे तो यहाँ पे NaOH बन जाता है। क्या बन जाता है, NaOH बन जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से OH यहाँ से आएगा और Na यहाँ से आएगा, तो NaOH बन जाएगा। अब बचा Cl, और यहाँ पे क्या बचा भाई, Cl बचा, और यहाँ पे H तो एक के साथ चला, फिर भी यहाँ पे H बचा, तो यहाँ पे क्या है, H2 गैस निकलती है और क्लोरीन गैस निकलती है, याद कर लीजिए। और ये प्रोसेस यहाँ पे लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें से अगर कास्टिक सोडा पे जो क्वेश्चन आता है वो इस नोट पॉइंट से आएगा, ठीक है ना। अगर कास्टिक सोडा पे कोई क्वेश्चन आएगा तो क्लोर अल्कली प्रोसेस आपसे पूछी जाएगी, क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होती है, इसकी रिएक्शन को लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे आराम से ये लिखेंगे कि जब हम NaCl को क्या करते हैं, जब NaCl को वाटर के साथ लाते हैं तो NaOH बनता है, क्लोरीन गैस रिलीज होती है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो क्लोरीन गैस आ रही है, इसलिए इसका नाम होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। बिकॉज देखिए द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन। तो क्लोर जो किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन के लिए हुआ है, एंड अल्कली फॉर द सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके लिए हुआ है, अल्कली के लिए हुआ है, और अल्कली का मतलब है ये बेस है सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल है, और ये क्या है, ये बेस है, ये क्या है, बेस है, तो इसीलिए हम इसका नाम क्या कहेंगे, अल्कली कहेंगे। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को, तो इसको इंपोर्टेंट करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यूज ऑफ कास्टिक सोडा, तो इनको आप याद कर लें, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं है। इट इज यूज टू मेक डिटर्जेंट एंड सोप्स। तो कास्टिक सोडा को हम कहाँ यूज करते हैं, डिटर्जेंट और साबुन बनाने में। आप कपड़ों को धोते हैं, जो गंदगी निकलती है वो कास्टिक सोडा की हेल्प से बाहर हो जाती है कपड़ों से। इट इज यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, तो पेपर को बनाने में इसका प्रयोग होता है। इट इज यूज्ड इन PVC मैन्युफैक्चरिंग, तो PVC क्या होता है, PVC के आपने पाइप देखेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है ये, इसके पाइप वगैरह बनते हैं, प्लास्टिक होती है एक तरीके की। तो टू रिमूव ग्रीसिंग फ्रॉम मेटल्स, और मेटल से ग्रीसिंग को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट देखिए
बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम होता है। इसे बनाते कैसे हैं, तो NaCl H2O CO2 प्लस NH3, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको आप इम्पोर्टेंट में लिख लें, हो सकता है छप जाए, हो सकता है छप जाए। ये पांचों ही इंपोर्टेंट है आपके लिए, बट ज्यादातर आप पीओपी पढ़ लें, क्लोर अल्कली प्रोसेस लिख लें, अच्छे से रिएक्शन को कर लें, और यहाँ पे इसको भी अच्छे से देख लें। और वो वाला जो बताया था Na2CO3 10H2 वाला, ये MCQ का क्वेश्चन है, ज्यादातर MCQ में ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, तो यहाँ से ये 3 मार्क के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2, और यहाँ पे आप देखेंगे NH3, तो ये बना के NH को Cl बनाएगा, यानी इसका नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, प्लस NaSCO3 बन जाएगा, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, या इसका नाम हो सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होती है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपकी नोट्स में ये होने चाहिए। यूज ऑफ बेकिंग सोडा, तो आप यहाँ से ध्यान रखिए कि इसमें यूज में से क्या आने वाला है। एक तो ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ केक, ये और ये दोनों को आप लिख लीजिए, यहाँ पे छपने वाला है, छपने वाला है, तो आप लिख लेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशंस। ठीक है ना, तो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, किससे, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर हम कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। तो बेकिंग सोडा में क्या करते हैं, टार्टरिक एसिड को मिला देते हैं, टार्टरिक एसिड को मिला देते हैं, तो क्या बेकिंग पाउडर बन जाता है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप चाहे कितना भी अच्छा तैयारी कर लीजिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना नहीं सीखा है, आपने ये नहीं देखा है कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है और कैसे उसका आंसर राइटिंग करना है, तो आपके कहीं ना कहीं मार्क टीचर काट देगा। तो आपसे मैं उम्मीद करूंगा अभी आपके पास समय है कि आप इस तरह की प्रैक्टिस करके जाएंगे कि पीवाईक्यू क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसके आंसर राइटिंग करते हैं। तो आने वाले पेपर में अगर आपको क्वेश्चन दिखेंगे जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होंगे, तो आप एक भी मार्क कटने नहीं देंगे, उसको अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। तो प्रैक्टिस जरूर करें, पीवाईक्यू क्वेश्चन को करें अच्छे से। अगर आपसे पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट करें, मैं आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज लेके आऊंगा जिसमें हर एक चैप्टर के, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायो हो, तो आपके पूरे साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन को इस चैनल पर अपलोड करके दे दिया जाएगा। पिछली बार भी मैंने अपलोड किए थे, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे थे किसकी, फॉर्मेशन ऑफ केक की, तो यहाँ पे इसे भी देख लीजिए, इस रिएक्शन को अच्छे से देखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ केक हो, ये बेकिंग सोडा के यूज में आ जाएगा, इनको आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ से इनको जरूर देखिएगा, एक तो ये फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर और फॉर्मेशन ऑफ केक, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पर ये पेपर में छपने वाला है, यानी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज देखेंगे, फिर उसके बाद क्या देखेंगे हम, ब्लीचिंग पाउडर देखेंगे, वॉशिंग सोडा भी देखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या है, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करने से पहले हम ये देख लें प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे। तो देखिए पीओपी बनता कैसे, नाम है इसका पीओपी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, CaSO4, क्या होता है CaSO4, और यहाँ पे हाफ H2O, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। जब बात कर लें जिप्सम की, ये किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है ये सेम ऐसा ही होता है, बस थोड़ा सा चेंज है, और यहाँ पे 2 आता है और ये H2 बन जाता है। तो जिप्सम से क्या करते हैं, जब हम जिप्सम को क्या करते हैं, जिप्सम को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं किस पर, 373 केल्विन पर, 373 केल्विन पर क्या करते हैं, हम इसे हीट करते हैं, तो बनता है आपका पीओपी। क्या बनता है, पीओपी बनता है। तो आप क्या करेंगे, इसको इधर लिख देंगे, 373 केल्विन कर देंगे, और यहाँ पे पीओपी का फॉर्मूला इधर लिख देंगे, इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका, क्या देख सकते हैं भाई, इसके यूजेस देख सकते हैं। तो फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्स बोन्स, यानी हड्डी जो टूट जाती है उनका फ्रैक्चर जो होता है वो यहाँ पे होता है, इस तरीके से आप इन्हें नोट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2। फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये आपको बार बार कह रहा हूँ MCQ में पूछ लिया जाता है। तो वॉशिंग सोडा बनता कैसे, पहले आप देखिए, इन सभी से आप क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएंगे, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट बनने के बाद उसे हीट कर देंगे, जिससे Na2CO3 बनेगा। क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा, इसमें वाटर निकलेगा और CO2 गैस निकलेगी। जैसे ये सब हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को मिला देंगे, जिससे हमारा Na2CO3 10H2O, यानी जो कि फॉर्मूला है किसका, वॉशिंग सोडा का, बनकर तैयार हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है।
तो यूज ऑफ वॉशिंग सोडा की बात कर लें तो इसके क्या क्या यूज है, तो आप यहाँ देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा जो होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जो होता है, जो जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। तो ग्लास में यूज होता है, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम कंपाउंड सच एज बोरोक्स। तो बोरोक्स के बनाने में यूज होता है यहाँ पर। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट। तो ये क्लीनिंग एजेंट यानी साफ करने वाली चीजों में भी यूज होता है। नाम ही इसका वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर द रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, यानी ये क्या है, वाटर की हार्डनेस को परमानेंटली क्या रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं किसकी, ब्लीचिंग पाउडर की। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, देखिए, इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइम। ड्राई स्लैग टाइम पे हम क्लोरीन की रिएक्शन करा दें तो CaOH का होल प्लस पर अगर हम Cl2 की रिएक्शन करा दें तो CaOCl2 बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनके तैयार हो जाता है, साथ में इसके वाटर निकलता है। अब बात कर ले यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के, तो यहाँ पे कुछ यूज लिखे हैं, आप इन्हें एक नजर में अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो POP रह गया था, उस POP को आप यहाँ देख लीजिए। POP को बनाते कैसे बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कि CaSO4 और हाफ H2, ये POP का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, ये POP का होता है। और आप यहाँ देख सकते हैं CaSO4 और यहाँ पे 2H2, ये किसका होता है, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, ये जिप्सम का। तो याद रखें, जिसका नाम बड़ा है उसमें वाटर मॉलिक्यूल कैसे हैं, कम है, और जिसका नाम छोटा है उसमें वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है। इसमें 2 हैं और इसमें हाफ है। तो हम क्या करते हैं, इसको एट 373 केल्विन पर क्या करते हैं, इसे हीट कर देते हैं। बताया था मैंने भी थोड़ी देर पहले ही। तो इससे क्या करते हैं, हीट कर देंगे तो उसमें से होगा क्या, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चाहिए, और यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो इसमें से क्या है, 1.5 यानी 1.5 जो मॉलिक्यूल है वाटर का, वो हीट करने की वजह से क्या है, गायब हो जाएगा वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये क्या हट जाएगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो CaSO4 2H2 यानी जिप्सम को हमने क्या किया, यहाँ पे हीट किया है 373 केल्विन पर। तो जैसे हम इस टेम्परेचर को याद रखें, जब हम इसे हीट करेंगे तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, और ये क्या यहाँ से निकल कर चला जाएगा हीट करने पर। तो ये POP बन गया। याद रखें, मैंने आपको बताया था कि कोई एक एक्स है जिसको 373 केल्विन पर क्या करते हैं, हीट करते हैं, और यहाँ पे बाई बन जाता है। क्या बन जाता है, बाई बन जाता है, नहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जिसको हम यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको यूज बनाया था, ये पहला यूज आप याद रखें कि फ्रैक्चर बोन्स के लिए, सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स। तो आपको यहाँ लिखा आएगा क्वेश्चन में कि एक्स को 373 केल्विन पर हमने क्या किया, हीट किया, और यहाँ पे बाई बन गया। और बाई बन गया है तो बाई क्या यूज होता है, सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स में। किसमें यूज होता है, सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स में यूज होता है। तो अब आप बताइए कि एक्स क्या और वाई क्या है। समझ पाएंगे क्वेश्चन का लेवल कैसा है। अगर आपको एकदम अच्छे से याद नहीं होगा तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी एक्स क्या है, वाई क्या, 373 केल्विन पे हम इसे गर्म करेंगे तो वाई बन गया। वाई कहाँ यूज होता है, सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स में यूज होता है। यानी हड्डी जब टूट जाती है तो वहां पे क्या यूज होता है, POP यूज होता है। ऐसे याद कर लेंगे। यहाँ हो सकता है इसका कोई और यूज लिखा हो यहाँ पे, तो उसके यूज से आपको ये लिंक करना है कि बाई POP होगा। बाई POP होगा तो इसका मतलब एक्स जिप्सम होगा, और इनके फॉर्मूले साथ में लिख के आने हैं अलग अलग नेम करके। तो यहाँ पर ये इसके यूज हैं जिनको आप अच्छे से देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट का, जिसका हमने वन शॉट रिवीजन किया है। क्या किया हमने, रिवीजन किया है, जिसको हमने कोशिश की है जल्दी से जल्दी खत्म करने की 1 आवर के अंदर ही अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ही। अगर आपको PYQ इसके चाहिए तो जल्दी से कमेंट कीजिए, आपके लिए इस चैप्टर के PYQ की वीडियोज बनाकर आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।